आजकल बहुत तरह के बिजनेस चल रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, वास्तु का बिजनेस है ना। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब ये हस्तिनापुर का जो आश्रम चलता है, सुन रहे हो, जब इसको लोगों ने उस आश्रम का रूप देने की कोशिश की तो उस समय पर अनेक वास्तुकारों ने इसका विरोध किया था और कहा ये चलेगा नहीं, आप इसको 6 महीने में नहीं चला पाओगे, इसमें वास्तु दोष है, इसका मुख इधर है, सड़क ऊंची है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये नहीं चलेगा। बड़े बड़े वास्तुकारों ने बोला, समझ आ रहा है। और जिस श्रावक ने ये बात रखी, वो बात रखी हमारे पास कि महाराज वास्तुकार तो कह रहा है ये चलेगा नहीं, और आपको अगर आशीर्वाद हमारा हमारे ऊपर हो जाए आपका, तो हम हिम्मत कर सकते हैं, बाकी वास्तुकार कह रहा है ये चलेगा नहीं। सुन रहे हो किसकी बात कर रहा हूं? जो हस्तिनापुर में शांति शरणम बना है, जहां पर अभी भी दादी माएं रुकी हैं और वहां पर अपनी धर्म साधना करती हैं। समझ आ रहा है। अब श्रावक का मन है कि महाराज ये जगह अच्छी है, बहुत दिनों से खाली पड़ी है, कोई उपयोग में नहीं आ रही है, इस पर इस तरह से हमारा भी मन है और जिसकी यह जगह है उसका भी मन है कि यहां पर कुछ हो जाए, क्योंकि ये किसी काम में नहीं है, 10 सालों से पड़ी हुई है। और जब काम की बात करी तो वास्तुकार बीच में आ गया। सुन रहे हो, अब क्या करें? जब निमित्त मिल रहे हैं, काम करने का विचार बन रहा है, और उसी समय पर अगर बीच में वास्तु आ जाए तो फिर क्या करना? जगह जिसकी है वो भी उसको देना चाहता है, जो दूसरे श्रावक हैं जो उस जगह का उपयोग करना चाहते हैं वो भी उसका उपयोग करना चाहते हैं। और जब वो प्रपोजल आया सामने कि इस जगह पर ये प्रपोजल करना है, तो हमारा भी मन बन गया कि हाँ कर लो, अच्छा कार्य है। सुन रहे हो, अब तीनों का मन है, चौथा आ गया वास्तु बीच में। क्या करें? अब सबकी दृष्टि हमारे ऊपर। आप महाराज ओके कहो तो ओके, आप कहो हां तो हां, फिर मुझे कहीं नहीं देखना। तो मैंने उनसे कहा अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो फिर ठीक है, तुम काम करो, हम आशीर्वाद देते, ओके है। विश्वास तुम्हारा होना चाहिए हमारे ऊपर, तो आशीर्वाद फलेगा। जब उन्होंने इस विश्वास से काम किया तो आज वह चीज कई वर्षों हो गए सुचारू रूप से चल रही है, कोई व्यवधान नहीं है। समझ आ रहा है। अब हमें वास्तुकार की बात याद आती है। कहीं ना कहीं हमें अनेकांत दृष्टिकोण से हर चीज को समझना चाहिए, देखना चाहिए। आज कई लोग इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं, मेरा घर दक्षिण मुखी है। अरे भाई, कोई रोड ऐसी जा रही है जिसके दोनों ओर घर होंगे, मकान होंगे, दुकानें होंगी, तो एक तरफ ही थोड़ी ना बना रहेगा। रोड के दोनों ओर अगर एक तरफ उत्तर है तो दूसरी तरफ दक्षिण भी तो होगा, और बीच में से रोड निकल रही है तो उत्तर की ओर मुख किए हुए भी मकान होंगे, तो दक्षिण की ओर किए हुए मुख किए भी मकान बनेंगे। तो उसमें आपके लिए केवल एकांत रूप से यही दोष समझ लेना कि दक्षिण मुख है तो हमारे घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि दक्षिण मुख है। यह एकांत भी आपके लिए घातक है। आपको इस विषय में भी अनेकांत का सहारा लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वास्तु गलत होता है, लेकिन अनेकांत दृष्टिकोण से उस वास्तु का प्रयोग करना चाहिए। कथनचित वह किसी दृष्टिकोण से वह दिशा गलत हो सकती है, लेकिन वो कथनचित है, सर्वथा नहीं है, ये ज्ञान रखना चाहिए। और कथनचित का निराकरण हो जाता है। कथनचित का मतलब है ये इस अपेक्षा से है। किस अपेक्षा से है? आपका मुख्य द्वार किधर है, उस अपेक्षा से है।
आप अपने मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए अगर अंदर एक और द्वार बना करके अपनी एंट्री अगर आप सही द्वार से ले लेंगे तो वह मुख्य ना होकर के आप इसको मुख्य मान लेंगे तो वो अविवक्षित हो जाएगा, यह मुख्य रूप से विवक्षित हो जाएगा, तो आपका वास्तु दोष टल जाएगा। ये कहलाता है अनेकांत दृष्टिकोण से वास्तु का समाधान। नहीं समझ आया? हम किसको मुख्य मान रहे हैं? अगर हम बाहर वाले गेट को मुख्य मानेंगे तो वो हमारे लिए दोष है। हमने क्या किया? हमने एक गेट अंदर और निकाल लिया जो पूर्व दिशा में है या और दूसरी दिशा में है, ईशान दिशा में है। हमने उस गेट को मुख्य बना लिया, वो गेट हमने गौड़ बना ली। हमारे माइंड में सेट होना चाहिए, वो मुख्य नहीं है, ये मुख्य है। बस आपका वास्तु दोष खत्म। जितना भी दोष आता है सब दिमाग में अपने अभिप्राय के माध्यम से आता है, हम किस दृष्टिकोण से सोच रहे हैं। अगर हमने एक वास्तुकार की बात मान ली तो वो भी हमारा एकांगी दृष्टिकोण हो जाएगा, और अगर हमने अन्य वास्तुकार की बात को समझते हुए उसको भी हमने मुख्य बना करके अगर उस दोष का निवारण करने की बात कही तो उस वास्तु का निवारण भी इसी तरह से हो जाता है। और ये सिर्फ थोड़ी सी चीजें कुछ दिशाओं को शिफ्ट करने से या दिशाओं में जो चीजें बनी है उनको शिफ्ट करने से और अपना एक सोचने का तरीका उस तरह से बना लेने से ये वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में कीड़ा लग गया कि एक वास्तुकार ने कह दिया ये अशुभ है और आपके दिमाग में कीड़ा लग गया तो अब वो अशुभ ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप सोते जागते उठते बैठते क्या समझ रहे हो? मेरा घर अशुभ है, मेरे घर में अमंगल है, इसके कारण से ही आज मेरे घर में ये माँ को रोग हो गया, पिता को रोग हो गया, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। ये आपके दिमाग में चलता रहेगा। जब आपके दिमाग में कोई चीज अशुभ रूप से चल रही है तो उसका रिजल्ट भी अशुभ रूप से आएगा। सुन रहे हो कि नहीं? आपके दिमाग में अगर वो चीज सर्वथा अशुभ रूप से घुस गई तो वो अशुभ ही पैदा करेगी आपके लिए। अगर आपको ये हो दिमाग में हो हाँ भाई ठीक है कथनचित अशुभ हो सकता है, लेकिन हमने इसको शुभ बनाने के लिए भी इधर हमने कुछ एक और दूसरा एक कार्य कर रखा है, इसके अशुभ को टालने के लिए भी हमने गेट पर कुछ लगा रखा है, तो ये भी जो है उस अशुभ को टालने की एक मानसिकता होती है और उससे आपके मन में विचार आ जाए हाँ अब ये शुभ हो गया। नहीं समझ आया? आपने अपने गेट पर कोई एक ऐसी चीज रख दी जो चतुर्मुखी रूप में एक सुंदरता के साथ में, मान लो गुलदस्ता भी हो जो सामने से देखते ही आपको अच्छा लगे, और हम कहें इसको गेट के बीचों बीच पे रख दो, आपका अशुभ द्वार का जो दोष है वो दूर हो जाएगा। आपके मन में विचार आया हाँ अब ये अशुभ दूर हो गया, शुभ हो गया, तो जब आपके मन में शुभ चलने लगेगा तो घर में शुभ होने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? ये हमारे दिमाग के कीड़े एकांत दृष्टिकोण से लगते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं जिस विशेष की माने जिस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं उसका विशेषण क्या है ये देखिए आप। घर शुभ है कि अशुभ है, तो आपके दिमाग में घर का विशेषण शुभ रूप होगा तो घर शुभ होगा, आपके दिमाग में घर का विशेषण अशुभ होगा तो वो अशुभ रूप में सामने आएगा। इसलिए हर व्यवहार की चीजें इसी विशेषण विशेष संबंध के साथ चलती हैं और इसी से सारा का सारा व्यवहार चल रहा है। आप कोई भी बात कहते हैं अपने बेटे की भी पहचान बताएंगे तो किसी विशेषण को लगा करके बताएंगे।